तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पिछले हफ्ता भर से इस देश की मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह पर आप लोग लगातार नज़र रख रहे होंगे सीमा और सचिन की कहानी, और इसके अलावा बाकी शायद कुछ नहीं। अब जब इतनी बार हर जगह यही सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, जैसे मैं ही अपने आप को क्यों अलग करूं, मैं भी लगातार यही कहानी सुना रहा हूं, तो फिर अपने आप बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इस वक्त कॉमन एक क्वेश्चन है, आप बाहर छोड़ दीजिए, दफ्तर के अंदर मैंने शायद जिक्र किया, मतलब शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये पूछता नहीं है कि सीमा जासूस है ना, या सीमा जासूस नहीं है ना। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? एटीएस जांच कर रही है, 2 दिन पूछताछ हुई, आज तीसरे दिन कोई पूछताछ नहीं। सीमा 3 दिन जेल में रही, उसके बाद जमानत पर है, और सचिन के इस वक्त घर पर है। खबरें ऐसी ऐसी आती, मीडिया में कैसे काम होता है इसका अंदाज़ा आपको ऐसे ही माहौल में ऐसी खबरों से मैं थोड़ी सी झलक बताता हूँ। अलग अलग खबरें चलती हैं। अगर पूछताछ हो रही है तो कोई रिपोर्टर बताएगा कि सीमा पूछताछ के दौरान बहुत कॉन्फिडेंट थी। एक जगह खबर आती है कि आज वो रो रही थी। एक जगह आएगा कि कहीं वो सही जवाब नहीं दे रही है सवालों के। एक जगह आएगा कि सीमा घबराई हुई थी। एक जगह आएगा कि आज सीमा से ये उगलवा लिया पुलिस या एटीएस ने। तो अलग अलग चीज़ें, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो रिपोर्ट करते हैं उन्हें ये तो छोड़ दीजिए कि जो एटीएस की टीम की पूछताछ कर रही है उनके नाम क्या उन अफसरों के, उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि कितने लोगों की टीम है जो पूछताछ कर रही है। अब बंद कमरे में कितने सवाल पूछे गए, कब कब वो क्या रोई, हंसी, सरसर करके बात की या नहीं की, ये सारी चीज़ें लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में आपको तैरती और घूमती नज़र आएंगी। बंद कमरे के अंदर बात हो रही है। जितने भी जो इस तरह के पुलिस अफसर हैं या अलग अलग एजेंसियों के हैं, वो कई बार कहते हैं अलग से जब मिलते हैं, यार तुम लोगों को तो सवालों की लिस्ट तक पता होती है कि आज हमने 40 सवाल पूछे, हमने 60, हमने 50। बोला हमें खुद हमारी गिनती याद नहीं होती। और बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अगर हमें बेसिक एक सच को जानना है तो उसके इर्द गिर्द 10, 20, 30 सवाल होंगे। लेकिन बोला अब उसके जवाब पे भी कई बार सवाल निकलते हैं, तो अगर हम 30 लगे तो वो 60 भी हो जाता है, और कई बार 30 के 15 भी रह जाते हैं, क्योंकि हमें शुरुआत में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये मीडिया में और सोशल मीडिया में चलता रहता है, तो इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी ये होता रहेगा। आज की कहानी मेरे लिए बड़ी ख़ास है, इसलिए कि आज ये मीडिया और सोशल मीडिया का जो जिक्र किया है इसको किनारे रखिए। हमेशा कोई भी चीज़ होती है वो फैक्ट्स के ऊपर होती है कि सच्चाई क्या है। आज आपके सामने मैं 2 तरह के फैक्ट्स रखूंगा और आज फैसला आप करेंगे, पूरी क्राइम तक फैमिली, और अपने अपने राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन फैक्ट्स के साथ। तो फैक्ट्स के साथ बात करना ज़रूरी है, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। आज की कहानी ये है कि मैं पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि सीमा जासूस है, जी, कि सीमा जासूस है। क्यों? मैं फैक्ट्स रखूंगा, लेकिन फिर उन सारे फैक्ट्स को रखने के बाद अब उसकी काट के तौर पर फिर दूसरी जो मेरी शुरू होगी वो है कि सीमा जासूस नहीं है। तो क्यों नहीं है उसके भी फैक्ट्स रखूंगा, और जासूस है उसके भी फैक्ट्स रखूंगा, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। तो सीमा जासूस है या सीमा जासूस नहीं है, दोनों फैक्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। तो पहली चीज़ शुरुआत करते हैं कि सीमा जासूस है, और ये क्यों बात उठ रही है हर जगह, हर एक के दिल में शक है। तो सीमा एक जासूस है, इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं? पहली चीज जहां से ये शक और सवाल जन्म लेता है, सीमा एक जासूस है। क्यों? सीमा एक पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी होने से जासूसी का क्या लेना देना? तो बिल्कुल है। पाकिस्तान ऐसी बहुत सारी लड़कियों के थ्रू जासूसी कराता रहा है। अभी हाल में ही आपको पता चला होगा कि जो अपने DRDO के एक साइंटिस्ट जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, एक पाकिस्तानी लड़की उनसे कुछ और नाम बदल कर बात कर रही थी और सारे राज चुरा रही थी। तो बिल्कुल मुमकिन है, और वो पाकिस्तानी थी, और पाकिस्तान के साथ ऐसा पहले भी होता रहा है। तो पहला फैक्ट्स कि सीमा जासूस है, उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तानी है। दूसरा, न सिर्फ पाकिस्तानी है वो, बल्कि एक पाकिस्तानी लड़की है। तीसरा, न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की है बल्कि देखने में भी ठीक ठाक है। तो ये आइडियल होता है किसी हनी ट्रैप के लिए। तो जासूस है उसका पैमाना ये है कि पहला पाकिस्तानी है, दूसरा पाकिस्तानी लड़की है, तीसरा
दिखने में ठीक ठाक है। चौथा, सोशल मीडिया के थ्रू वो सचिन के कांटेक्ट में आई। पबजी गेम, अब जितने भी पहले जासूस के इतिहास या कहानी हमारे सामने आई है उसमें सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को फंसाया गया है। इस DRDA के साइंटिस्ट की भी जो बात कर रहा हूं मैं, सोशल मीडिया के थ्रू पहले आए और फिर वो फिसलते चले गए। तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लड़की है, वो भी दिखने में ठीक ठाक है और सोशल मीडिया ऐप के थ्रू एक इंडियन लड़के को अपने जाल में फंसाती है, इसलिए सीमा जासूस है। ये अभी तक फैक्ट्स हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। ये शक और सवाल हमेशा आपको अलर्ट पे रखते हैं। आगे कि वो हिंदी ठीक ठाक बोलती है, बिल्कुल इसमें शक होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, लड़कियां हैं, चाहे अलग अलग उनके स्टेट है, 4 स्टेट है पाकिस्तान में, उनकी बोली और उनके बोलने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है और उनकी उर्दू जो है वो बड़ी खूबसूरत होती है, सुनने में लगती है। मैं खुद चूँकि सीमा से मिला और लगभग घंटा भर था, इंटरव्यू के अलावा भी बातचीत की और मैं बहुत सारे ऐसे और पाकिस्तानियों को जानता हूँ, कई लोगों से बातचीत भी होती है। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सीमा का थोड़ा सा अलग है और उसके उर्दू में हिंदी मिक्स्ड है, जैसे कारण, जन्म, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो शब्द है एकदम आम बोलचाल के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक पाकिस्तान की लड़की करे तो थोड़ा शक होता है। तो एक डाउट ये कि उसकी हिंदी कहाँ से आई। अगला, वो पाकिस्तान के एक बलोच कबीले की रहने वाली बेहद गरीब लड़की है। मतलब उसका पहला पति कराची में रिक्शा चलाता था, 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अंग्रेज़ी बोलती है। आई नो, आई लव यू, थैंक यू, सर, ये सारे शब्द। तो ये कि एक बलोच कबीले की लड़की है और इतनी साफ सुथरे ये सारे शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। अगला, एक पाकिस्तानी लड़की का पहनावा और बाकी चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं हमारे से, लेकिन सीमा की जितनी तस्वीर आपने देखी या मैंने खुद देखा बैठकर, साड़ी में, एक तो वहाँ पे साड़ी कम पहनते पाकिस्तान में, शायद पहनते ही नहीं है। साड़ी का पल्लू कैसे होना चाहिए, माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र, तो वेशभूषा उसकी पूरी वैसी, हाथों में उसी तरह की चूड़ियाँ। उसके अलावा तुलसी के पौधे के साथ जिस तरीके से घरों में पूजा की जाती है, वो सारा बिल्कुल सटीक उसी तरीके से करना। तो अब जहाँ ये पाकिस्तान में रही वहाँ तुलसी के पौधे और ये सारी चीज़ें तो होंगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें उसे कैसे पता। तो इसीलिए शक है कि वो जासूस है। एक पाकिस्तानी लड़की और पाकिस्तान में वो भी बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखती हो, कहते हैं बहुत कट्टर होते हैं बलोच कबीले के लोग, और वो बड़ी आसानी से कि मैंने अपना धर्म बदला, अब मैं हिंदू हूँ, मैं कलमा या बाकी चीज़ें, कई रिपोर्टर ने पूछा, उसने कहा मुझे आता है पर सुनाऊंगी नहीं। तो इसका मतलब है कि वो पूरी ट्रेंड है, तो इसलिए जासूस है, इसलिए भी शक होता है। ये सारे फैक्ट्स रख रहा हूँ आपके सामने और इसको आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पाकिस्तानी लड़की बलूच कबीले से, बेहद गरीब परिवार से, जिसने अपने गांव से निकलकर सिर्फ एक ही शहर बड़ा देखा था, वो है कराची। जब गुलाम हैदर से उसकी शादी हुई और कराची के एक मलेर कैंट के मोहल्ले में बेहद गरीब लोगों की बस्तियाँ, वहाँ एक किराए के घर में वो रहती है 3री मंजिल पर। और वो गरीब और वो लड़की जिसके दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, बलोच के गांव से निकलकर कराची ही पहली बार देखती है और वो सीधे कराची एयरपोर्ट पहुंचती है। कराची एयरपोर्ट से वो सीधे UAE शारजा एयरपोर्ट उतरती है, शारजा एयरपोर्ट से एक कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ती है और फिर काठमांडू पहुंच जाती है। एक आम, एक घरेलू और जिसे मतलब दुनियादारी की कोई पता नहीं, वो कैसे अकेले ट्रैवल कर सकती है। ये सारे रास्ते, उसे रूट सब पता, तो शक तो बनता है, तो इसलिए वो जासूस है। अगला आते हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं अभी तक जो मतलब मेरे घर में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वो यहाँ तक सफ़र की, पहली बार वो गई मार्च में काठमांडू कराची से UAE के रास्ते, दूसरी बार मई में इसी साल 4 बच्चों को लेकर। तो पहली बार 1 हफ्ते के लिए गई तो टिकट तो लगे होंगे, पाकिस्तान से वहाँ तक
फिर 4 बच्चों के पासपोर्ट बनाना, उसके भी पैसे। तो कम से कम कितना भी सस्ता टिकट होगा, मुझे नहीं लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए से कम लगे होंगे। तो ये कि एक गरीब लड़की जिसका पति रिक्शा चलाता है, उसके पास लाखों रुपए कहाँ से आए, तो शक बनता है। अगला, 1 हफ्ते तक काठमांडू में सचिन के साथ वो रहती है और पाकिस्तान के जिस माहौल से आती है, वहाँ एक अनजान लड़के के साथ इस तरह रहना, ये उसकी हिम्मत कहाँ से आई, तो ये भी डाउट बनता है। इससे भी बड़ी चीज़ कि वो पबजी के जरिए सचिन के कांटेक्ट में आती है। अब आप सभी लोगों ने सचिन को देखा होगा, हालांकि ये कहना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं इश्क मोहब्बत की, और ये कि कोई इश्क में अंधा होकर इतना कि सरहद लांघ दे और सब कुछ घर बार बेच कर ऐसे ही कराची पहुंचे फिर इंडिया आए, तो सचिन दिखने में एक आम जैसा है। ये आप नहीं कहेंगे कि कोई अपने बॉलीवुड टाइप का, कोई हीरो टाइप का, कोई हैंडसम हो। चलिए दूसरा भी हटाइए कि बहुत अमीर हो, अच्छा खासा पैसा हो, उसकी फैमिली अच्छे मतलब मकाम पर हो, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं है। तो एक ऐसे लड़के के लिए सीमा इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देगी, शक तो बनता है। आगे आइए, वो कराची से निकलकर शारजा जाती, शारजा से काठमांडू और काठमांडू से भारत। उसे ये तो पता है जब ये इतना ट्रैवल कर रही है सब कुछ, कि किसी और देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना वीज़ा के चोरी छुपे काठमांडू से भारत के रास्ते में दाखिल होना, ये एक आम लड़की का काम नहीं हो सकता, तो शक तो बनता है। इसके भी आगे आइए कि इश्क में कहते हैं इश्क अंधा होता है। 3 से 7 साल के दरमियान 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को लेकर आई। तो क्यों लाई, इसलिए कि अमूमन ऐसा होता है कि ताकि एजेंसियां शक न करें, पुलिस शक न करें। 4 बच्चों की एक माँ बैठी हुई है बस में, बॉर्डर पर है और जा रही है, तो चलो ये माँ है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ कुछ गलत करेगी, तो आपको एक सिंपैथी मिलती है। और आमतौर पर आप वैसे भी देखें तो हमारी जो, अब तो थोड़े वक्त चीज़ें बदली हैं, वरना यह है कि अगर कोई लेडी है आपके साथ और बच्चा है, तो आतंकवादियों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। अगर वो बॉम्ब लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए स्कूटर पर, और पीछे में एक महिला बैठी हुई और उसके गोद में एक बच्चा है, तो आमतौर पर चेकिंग के दौरान उसकी तलाशी उतनी सख्ती से नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मान कर चलते हैं ये पारिवारिक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोग हैं, ये क्या करेंगे ये सब। तो 4 बच्चों को ढाल बनाकर लेकर आई, तो शक तो बनता है। अब आई तो आई, साथ में अपने पाकिस्तान के 2-2 आईडी कार्ड अपने अलावा लेकर आती है, एक अपने पिता का और एक अपने पति के। तो अब जब ट्रैवल कर रही तो उसको लेकर आने की क्या ज़रूरत है। और तो और एक वीडियो कैसेट भी लेकर आती है जिसमें एक शादी की तस्वीरें हैं, तो भाई उसको तुम लेकर क्यों आ रहे हो। तो शक तो बनता है कि ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं इसमें कोई कोड, इस वीडियो, इस शादी में कोई कोड मैसेज, तो इनक्रिप्टेड मैसेज तो नहीं छुपा है, तो ये भी हो सकता है। अपने और 4 बच्चों के पासपोर्ट भी लेकर आती है, तो ये भी है कि ये दिखाना कि देखो हम जेन्युइन हैं, इसलिए हमने छुपाया नहीं कुछ, और हम पाकिस्तानी हैं, ये बच्चे पाकिस्तानी और मेरे हैं, इसमें इसके मतलब सारा जेन्युइन है। तो एक गुमराह करने के लिए कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, ये सारी चीज़ें की। ये भी है कि 4 बच्चे उसके नहीं हैं, वो इसको कवर करने के लिए लाई है ताकि सिंपैथी जुटा सके कि कहीं पे भी कोई तलाशी हो, चेकिंग हो, तो देखे कोई भी पुलिस वाला या कहीं कह रहे यार एक महिला है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे ही परेशान हो रही, 4 को तो आप गोद में भी नहीं उठा सकते, और 3, 4, 5, 7 साल के बच्चे हैं, तो जाने दो। तो इसके बहाने में फिर आपकी बाकी तलाशी भी नहीं होती है। तो एक ये भी है। एक आई कि इसका असली नाम सीमा ही नहीं, मरियम है, और ये मरियम के नाम से ही पबजी गेम खेला करती थी, और इसने अपना नाम छुपाया और असली नाम नहीं बताया क्योंकि ये जासूस है। तो यहाँ पे भी डाउट आता है। तो ये मोटा मोटी सारे फैक्ट्स हैं आपके सामने कि सीमा जासूस क्यों नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं कि सीमा जासूस है। जो मैंने कहा कि आज आपको दोनों चीज़ें सामने रखेंगे और आप तय करेंगे। तो पाकिस्तानी होना, पाकिस्तानी लड़की होना, लड़की भी ठीक ठाक होना, ये सारी चीज़ें पहली ये शक पैदा करती हैं कि वो जासूस है। फिर बिना वीज़ा के भारत में दाखिल होना,
सचिन नाम के एक ऐसे लड़के या मोहरे को फांसना जिसको बड़ा कंट्रोल में रखना आसान है, और फराटेदार उर्दू की जगह हिंदी बोलना, अंग्रेज़ी के शब्द जानना, 5वीं सिर्फ पास है, कराची के अलावा कोई दुनिया का बड़ा शहर नहीं देखा, लेकिन अकेले ट्रैवल करना, शारजा जाना, काठमांडू पहुंचना, फिर भारत आना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसीलिए हर एक के जहन में एक शक पैदा करता है कि सीमा एक जासूस है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बल पर मैं कह रहा हूँ कि सीमा एक जासूस है। अब अदालत में 2 चीज़ें होती हैं। अदालत में ये होता है कि एक मुल्जिम के तरफ से बोलता है और एक मुल्जिम को के ख़िलाफ़ बोलता है, उसके बाद अदालत फ़ैसला लेती है। तो आज फ़ैसला लेना आपको है फैक्ट्स के साथ। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि ये चीज़ें जिनकी वजह से शक है, और आप लोगों के भी जहन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि जो मैंने जितने मेल पढ़े उसमें यही था कि सर ये है तो इसलिए वो जासूस है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे, कुछ नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन कुछ पुलिस अफसर, कुछ अपने आईबी के लोग रिटायर्ड हो गए, उनसे भी बात की और ये समझने की कोशिश की। तो पहला चैप्टर आपके सामने रख दिया कि सीमा जासूस है। अब आइए काटते हैं इसको कि सीमा जासूस नहीं है। अब ये दूसरी पार्टी है जो कह रही है कि सीमा जासूस नहीं है। अब उसके लिए भी आपको सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको फैक्ट्स सामने रखने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने पहला कहा कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए शक बनता है जासूस है। अब वो जासूस नहीं है, इसको कैसे काटेंगे? तो जासूसी की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जो सारा मुझे ज्ञान दिया, या फिर जो इस केस की जांच चल रही है, जिन यूपी के पुलिस वालों से, सीनियर अफसरों से मैंने बात की, उसी के हवाले से अब ये फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे नहीं हैं, बल्कि जो सारी चीज़ें बात हुई हैं, लेकिन फैक्ट्स हैं, मानना ना मानना ये अपनी जगह है। तो उनका कहना है कि जब मैंने उनसे पूछा कि देखिए पाकिस्तानी है तो शक तो बनता है, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसने अपनी नागरिकता छुपाई नहीं। अमूमन कोई जासूस जब किसी देश में जासूसी करने के लिए जाता है तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, यानी असली में वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, उसका असली पता क्या है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसका परिवार की असलियत क्या है, उसके मोहल्ले का नाम क्या है, उसके जानकारों के नाम क्या है। तो वो अगर जासूस होती तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाती, बट उनका कहना यहाँ तो उल्टा है। वो तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भारत में घुस आई, वीज़ा बिल्कुल नहीं था उस पर, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ आ गई है। वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि पबजी गेम के ज़रिए, कि नेपाल में मिली पहली बार सचिन को कि मैं नेपाल की ही हूँ, या मैं पहले भारत में रहती थी और नेपाल में मेरा परिवार बस गया है। और वो एक भारतीय होने के नाते सचिन से जब उसने एक तरह से उसको फांसा, तो आम तौर पर सोशल गेमिंग में, जैसे डीआरडीओ का मैंने आपको जिक्र किया था, वो पाकिस्तानी जासूस ने अपने आप को ब्रिटिश इंडियन बताया था कि मैं पहले इंडियन थी, अब ब्रिटेन में रहती हूँ, और तब फांसा था। तो यहाँ ये भी हो सकता था कि वो अपने आप को इंडियन बताती कि मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन नेपाल में रहने लगी हूँ, या मैं कहीं और की हूँ, नेपाली हूँ, यहीं रहती हूँ। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं यही हूँ। तो पहली चीज़ कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं, जो कि हर जासूस करता है। दूसरी चीज़, एक जासूस को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उसे पता है किस देश में जाना है और कैसे, या आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो एक जासूस शक ना हो किसी को, अब ये पाकिस्तानी है सीमा, तो उसे पता है कि हिंदी बोलना उसके खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर डाउट होगा, सवाल जवाब पूछे जाएंगे, और उर्दू उसकी मातृ ज़ुबान, मातृभाषा है, तो वो उर्दू में बात करती है और किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि वो पाकिस्तानी है और वो उर्दू वहाँ पे बोली जाती है। लेकिन वो उर्दू के मुकाबले हिंदी बोल रही धारा परवाह, तो एक तरफ पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दिखा रही है और दूसरी तरफ हिंदी भी बोल रही है। तो इसका मतलब है कि वो ये सारी चीज़ें छुपा नहीं रही है, अपनी असलियत जो है वो छुपा नहीं रही है, वरना वो उर्दू ही बोलती। अब हिंदी से अनजान भी बन सकती थी वो, पर वो ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मुझे जब से सचिन से 2-2.5 साल से रहा, तो सचिन के ज़रिए मैंने हिंदी सीखी, या एक तेनाली राम सीरियल पाकिस्तान में चलता उसके ज़रिए सीखी।
एक आ रहा है कि 5वीं फेल अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल रही है। हालांकि कई इंटरव्यू के मैंने हिस्से सुने हैं, तो उसमें इसने कहा कि मुझे अंग्रेज़ी के कुछ शब्द आते हैं बट मैं पूरी एक लाइन इंग्लिश में नहीं बोल सकती। उसकी सबसे बड़ी लाइन थी, वो उसने कहा था आई नो सर। तो बाकी टूटी फूटी जो शब्द हैं, कुछ थैंक यू सर, लव यू, इस तरह के वीज़ा, वो सारी चीज़ों से पता है, लेकिन इंग्लिश की पूरी लाइन की लाइन नहीं मालूम। अब जासूसी के एक ट्रेनिंग में ये भी होता है कि अगर तुम 5वीं दिखा रही हो कि पास हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुम इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं बोलोगी। ये सब वो लोग जानते हैं जो जासूसी की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद उसने जिस तरीके से माथे पे बिंदी, मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, तुलसी की पूजा, और फिर उसका ये कहना कि मैंने धर्म अपना बदल लिया है, मज़हब चेंज कर लिया है, तो वो अपने आप को पूरी तरह मुस्लिम ही दिखाती। बट ये सब करके उसे मालूम है कि वो बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ जाएगी, और मीडिया ने वो काम कर भी दिया है। तो यहाँ पे भी ये जासूसी के पेशे के ख़िलाफ़ गया, इसलिए वो एक प्रोफेशनल जासूस नहीं हो सकती, जो प्रोफेशनल जासूसों की दुनिया के लोगों का कहना है। और वो जो पहनावा और वेशभूषा है उसका, तो फिर वो अपने कपड़े पहनती पाकिस्तानी, वो वेशभूषा अपने नहीं बदलती। धर्म और मज़हब बदलने की बात फिर वो उस परिवार से कहती जिस परिवार के साथ है, क्योंकि ये बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं। तो दर्जनों मीडिया चैनल या फिर सैकड़ों जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उन पर बार बार ये बात नहीं उगलती। तीसरा, जो उसने नोएडा पुलिस को बयान दिया और इंटरव्यू में भी कहा था कि जब मैं पाकिस्तान से चली तो कैसे, एक सवाल है जो ये शक पैदा करता है कि वो जासूस हो सकती। एक गांव से निकली हुई कराची पहुंची लड़की को कैसे मालूम कि कराची से पहले यूएई जाना और काठमांडू फिर पहुंचना, काठमांडू के लिए पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो उसका कहना था कि ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें फैक्ट्स और रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ, एक कराची के ट्रैवल एजेंट ने उसे दिया, और उस ट्रैवल एजेंट का नंबर और पता ये सारी हमारी पुलिस और एजेंसियों के पास है, इवन एटीएस के पास भी है। तो जिसने टिकट कराया था पहली बार मार्च में और दूसरी बार मई में इसी साल, एक कितने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई। तो पाकिस्तान से भी मीडिया वहाँ की खबर नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे बीबीसी है, वर्ल्ड वाइड है, और बीबीसी उर्दू की पाकिस्तान में ठीक ठाक पहुँच है। तो बीबीसी उर्दू ने वहाँ से एक रिपोर्ट फाइल की, और वहाँ पे उसके जो पड़ोसी हैं, जो उसके लैंडलॉर्ड हैं, उन सब के बाइट भी हैं, इंटरव्यू भी है। और इसने यहाँ पे सीमा में अपने इंटरव्यू में कहा कि एक घर ख़रीदा था उसने, जो उसके शौहर ने पहले, गुलाम हैदर ने सऊदी अरब में नौकरी करते हुए जो पैसे भेजता था, तो उसने कहा था किराए के घर में रहे, एक छोटा सा घर खरीद लो। तो उसने वो घर ख़रीदा था, और उस घर को बेचने से उसके पास 5-6 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से आए थे। तो उसी से उसने ये ट्रैवल किया, जिसपे 2-2.5 लाख रुपये खर्च हुए। तीसरा, बिना वीज़ा के वो भारत में दाखिल हो गई। अब ये गैर कानूनी है, तो बिना वीज़ा के जब आ रही है और 4 बच्चों को लेकर आ रही है, तो फिर साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट ढोकर क्यों ला रही है? उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट को तो वहीं नेपाल में ही बर्बाद कर देना चाहिए। उसको सीधे सीधे बिना पासपोर्ट के दाखिल होना चाहिए, अगर उसको आइडेंटिटी छुपाना होता तो। एक ये हो गया। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ये चारों बच्चे इसके लिए ढाल हैं? जो मैंने शुरू में कहा कि ये जासूस है, ढाल है, और लोगों की सिंपैथी या पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो 4-4 बच्चे को ढोकर चल रही, और ये बच्चे उसके नहीं हैं। वैसे भी सीमा की उम्र को आप देखिए तो वैसे ही लगता है। तो ये चारों बच्चे हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके 3-4 सबूत हैं। पहला, सऊदी अरब में गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी किया जब सीमा के नोएडा में गिरफ्तारी की खबर आई, और उसे पहली बार पता चला 1.5 महीने बाद, जो 1.5 महीने से अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, कि वीडियो पे भी देखा उसने, सोशल मीडिया पे देखा कि सीमा और उसके चारों बच्चे तो यहाँ नोएडा में पुलिस के शिकंजे में हैं। तब उसने कहा कि मेरी बीवी और मेरे चारों बच्चों को वहाँ लौटा दिया जाए। तो इसका मतलब है कि वो 4 बच्चे जो उसने कहा, और सीमा के पास 4 बच्चे, ये स्टेटमेंट एक है। दूसरा, जो पाकिस्तान में जिस घर में किराए पर रहती थी, उसके मकान मालिक ने कहा कि इतने तारीख को वो अपने चारों बच्चों को लेकर गाँव कह कर गई थी। तीसरा,
मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में कराची के एक एफआईआर दर्ज है। उस एफआईआर की कॉपी मैंने आपको दिखाई, उसका पूरा टेक्स्ट। जब गुलाम हैदर के पिता ने वहाँ पर अपनी बहू और 4 बच्चों, 4 पोतों पोतियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, बाकायदा उसमें भी उन चारों के नाम दर्ज हैं। तो ये 3 ऐसे सबूत हैं अलग अलग, जिससे ये है कि ये बच्चे ढाल या कवर नहीं बल्कि उसके अपने बच्चे हैं। ये हो गई। अब अपने साथ पहली शादी के जो वीडियो थे वो लेकर क्यों आई? 3 जो उसके कार्ड हैं उसके पति के और उसके पिता के, तो हो सकता है कि शायद जो दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ इस वक्त में, जासूस वाली तो बता चुका कि उसको यहाँ पे ये हो कि कल को पूछा जाए कि भैया तुम्हारी पूरी असली पहचान क्या है, तो ये रही, ये मेरी पहले शादी हुई थी 2014 में, ये सारी चीज़ें थी, तो उसके सबूत हैं, इसलिए लेकर आई। पबजी गेम पर उसने अपना नाम बताने की बजाय मरियम खान क्यों रखा? तो इसके ऊपर जो नोएडा पुलिस को उसने अपनी दलील दी और सफाई दी, उसने कहा कि पाकिस्तान में खासतौर पर जिस कबीले में वो रहती है, वहाँ सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर बाकी चीज़ों पे लोग जो आईडी बनाते हैं अपने असली नाम से नहीं बनाते हैं, तो उसने भी मरियम खान के नाम से बनाया था और सचिन को यह नाम शुरू में पता था। लेकिन फिर जब दोनों मोबाइल पर और व्हाट्सअप चैट पर सब कुछ आ गए, तब उसने बताया कि मेरा नाम ये है और सीमा है। और जब ये नेपाल, मैं पाकिस्तानी हूँ, उसने शुरू से बताया। जब नेपाल में मिले तब भी वो पाकिस्तानी ये मालूम था और सचिन को भी पता था ये बात, तो उसने छुपाई नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो जासूस नहीं है, इसका एक और सबूत क्या हो सकता है? वो ये है कि 3 मई को नोएडा पुलिस ने सीमा, सचिन और उसके पिता को हिरासत में लिया था पूछताछ की। फिर सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद ये 3 दिन तक जेल में रहे और 7 जुलाई को जेवर कोर्ट ने ज़मानत दे दी। और उस ज़मानत का नोएडा पुलिस ने विरोध भी नहीं किया और उसकी वजह यही थी कि जो उन्होंने इंट्रोगेशन किया उसमें जो उसके जितने भी बयान थे वो सारी चीज़ें उन्होंने फैक्ट्स सही पाई। और इसीलिए ये मानते हुए कि एक स्पाई नहीं, एक इश्क की मारी है, ज़मानत का विरोध नहीं किया और वो बाहर आ गई। तो इसलिए ये नोएडा पुलिस की जो शुरुआती जांच है सबसे अहम इस मामले में, तो ये भी उसके मतलब एक तरफ इशारा करती है कि मामला क्या है। अब आइए सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़। बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी, जासूसी नावल पढ़े होंगे, बहुत सारे किस्से पढ़े होंगे, मैंने भी देखे हैं, शौक है मेरा। तो जिन आईवी के एक अफसर से मैं बात कर रहा था पुराने, उन्होंने एक लाइन बोली थी, वो उस वक्त से ही दिमाग में बैठ गई थी। मैंने कहीं मैं नोट वैसे करता नहीं। उन्होंने 2 चीज़ कही, वो आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने पहली चीज़ कही कि एक जासूस कहीं भी जासूसी करने के लिए जाता है ना, तो बेहद खामोशी के साथ, मतलब उसके अलावा और किसी को इसकी आहट तक सुनाई ना दे। मैंने उनसे पूछा कि सीमा जासूस है, तो उसके जवाब में ये लाइन कही कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि फुल ढिंडोरा पीटते हुए एक जासूस पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। और इस तरह दाखिल हुई है कि वो कुछ छुपाने की बजाय खुलेआम सबको बता रही है कि देखो मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये मेरे 4 बच्चे हैं और ये सब पाकिस्तानी हैं। और उसके बाद वो भारत आ गई। उन्होंने कहा कि अब वो आड़ सचिन का लिया पबजी गेम के ज़रिए, अब वो उसकी पत्नी हो जाएगी, हो सकता है कल को उसको यहीं रहने दिया जाए। लेकिन अब वो जासूसी क्या करेगी? क्योंकि सचिन और उसके बारे में अब सब जानता है। अब मान लीजिए कल को अगर वो सचिन के साथ घूमने, सारी चीज़ें अगर क्लीन चिट मिल जाती है, अब वो एक पति पत्नी के तौर पर अपने 4 बच्चों को लेकर सचिन से कहती है चलो दिल्ली चलते हैं, पार्लियामेंट देखते हैं। तो पार्लियामेंट देखने जाएगी तो आपको लगता है कि वो यूं ही बस यही 5 लोग होंगे? कोई ना कोई पुलिस या एजेंसी के लोग उस पर नज़र तो रखेंगे कि यहाँ क्यों गई। तो ढिंढोरा पीट कर आने वाली शायद ये पहली जासूस है। दूसरा, अब वो जासूसी का काम करेगी क्या? क्योंकि वो बाकी एजेंसियां और अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं, खुफिया का मतलब ये होता है कि वो सामने नहीं आते। यहाँ तो पूरा देश सीमा का चेहरा देख चुका है और जान चुका है।
अब तो वो कहीं निकलेगी, एक सेलिब्रिटी की तरह लोग उसके साथ सेल्फी भी खिंचाएंगे। तो अब ऐसी सूरत में जिस काम के लिए उसे भेजा गया वो जासूसी वो कैसे करेगी, क्योंकि एक जासूस तो हमेशा पर्दे के पीछे होता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि ये चेहरा घर घर में अब जाने लगा है, तो फिर कहाँ से करेगी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, पूछा कि सचिन का बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बताया कि एक किराने के शॉप में मुलाजिम है, उसका अपना भी नहीं है, और एक ग्रेटर नोएडा में रब्बूपुरा जगह है जो कि हाईवे से भी बहुत अंदर है और प्योर गांव है, और उसके पूरी फैमिली में से भी कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास से पूरी फैमिली बिलोंग करती है। तो अपने ही देश में किसी अच्छे पोजीशन पे उनका कोई रिश्तेदार हो, जो चाहे डिफेंस में हो, आर्मी में हो, मिनिस्ट्री में हो, कहीं ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं है, तो फिर उसके ज़रिए भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर वो हंसे और यही कहे कि आप लोगों के लिए अच्छा मसाला है, जितना चलाना है, जितना दौड़ाना है दौड़ा लीजिए, और इसके बाद आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने हाँ एक पॉइंट पे ज़रूर ये कहा, जो मेरी भी राय थी, कि इसको कब पकड़ा और कब छोड़ा। तो मैंने बताया था शायद 2 या 3 दिन रही थी जेल में। तो वो फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि अगर मुझे ज़रा सा भी किसी पे शक हो, और ऐसे बहुत सारे, उन्होंने केस बताया कि मुझे पता चल रहा था शुरू में ही कि बेगुनाह है, लेकिन कुछ चीज़ें शक पैदा कर रही थी, तो उसकी बेगुनाही का यकीन होने से पहले उसके बारे में इतनी जांच करनी पड़ी कि आराम से वो 1 डेढ़ 2 3 महीने तक उसको जेल में रखना पड़ा, मजबूरी थी। और बाद में जब सारी क्लीन चिट मिल गई तब उसे छोड़ा, लेकिन फिर भी वो 1 से 3 महीने तक ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने कहा अपने करियर में जिनको जेल में रखना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि जिसे पुलिस और इंटेलिजेंस, अच्छा ये भी थी उनकी लाइन कि एक पाकिस्तान से आई थी, चूँकि जासूसी का मामला था, तो ये सिर्फ नोएडा और ये यूपी पुलिस का ये इशू नहीं था कि नोएडा और यूपी पुलिस ही इसकी मालिक है और अपने लेवल पे जांच करके छोड़ दे। इसकी पहली इन्फॉर्मेशन सेंट्रल मिनिस्ट्री को गई होगी, होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री से अपनी खुफिया एजेंसी को, जैसे आईबी के थ्रू रॉ चूँकि बाहर में काम करती है, तो पाकिस्तान में अपने भी रॉ के लोग तो होंगे, तो उनके थ्रू भी कि ये पता करो ये कि इसका कनेक्शन क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें आई होंगी और शुरुआती, उसी के बाद फिर नोएडा पुलिस तक ये बात पहुंची होगी, और यही वजह है कि 2 से 3 दिन के अंदर वो आसानी से ज़मानत पर बाहर आ गई। तो ये भी उन्होंने मुस्कुरा कर बताया। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आज आपके सामने इसलिए रखना है कि बहुत सारे जो मेल आ रहे हैं मेरे पास, और बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि जासूस है सीमा या नहीं है। तो एक चीज़ जो हमें पत्रकारिता या जर्नलिज्म में सिखाया जाता है कि जब तक कोर्ट अपना कोई फैसला न सुना दे तब तक अपनी आप राय मत थोपिए, या अपने आप डिक्लेयर मत कर दीजिए कि ये कसूरवार है या बेकसूर है। तो उसी धर्म का पालन करते हुए पत्रकारिता के मैं भी यही कहूँगा कि मैंने दोनों चीज़ आपके सामने रखी कि सीमा जासूस है और क्यों है, उसकी वजह यही है, और सीमा जासूस नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी वजह यही है। अब आप लोग दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट्स आपके सामने हैं, अपने अपने हिसाब से इसका फैसला कीजिए। लेकिन आपका फैसला भी आखिरी फैसला नहीं होना चाहिए, ना होगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, और फिर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को ही करना है। तो हम और आप सिर्फ ये सारी जो फैक्ट्स हैं उसको सामने रखकर बात कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, और ईमानदारी से आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।